नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है दीर्घ संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और यदि कोई शब्द हमें दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। और जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का ही भेद है, तो आज हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दीर्घ संधि की परिभाषा दी हुई है कि जब दो हर्ष या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो हर्ष या दीर्घ, हर्ष का अर्थ होता है लघु या छोटा, तो यहाँ हम जानकारी के लिए लिख लेते हैं कि हर्ष का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का होता है बड़ा। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जब दो हर्ष या दीर्घ स्वर जब मिलते हैं तो ऐसी जो संधि बनती है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि दीर्घ संधि के क्या नियम होते हैं। तो दीर्घ संधि के नियम पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो हम इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मूल स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जो मूल स्वर हैं जिनकी संख्या 4 होती है, तो देखते हैं कि वो मूल स्वर कौन से हैं। एक होता है हर्ष अ, हर्ष ई, हर्ष उ तथा हर्ष री। ये जो हमारे मूल स्वर होते हैं, हम दीर्घ संधि के अंदर इन मूल स्वरों के बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं से संधि बनती है और इन्हीं से नियम बने हुए हैं। तो देखते हैं, नियम दिए हुए हैं कि जब हर्ष अ और दीर्घ अ, जब हर्ष अ और दीर्घ आ से मिलते हैं तो दीर्घ आ बनता है। और इससे पहले अभी हमने जाना कि हर्ष को हम छोटा कह सकते हैं और दीर्घ को हम बड़ा कह सकते हैं। तो क्यों ना इनके नियमों को और ज्यादा सिंपल कर लिया जाए। तो देखते हैं अपनी भाषा में कि जब छोटा अ या बड़ा आ, जब छोटे अ या बड़े आ से मिलता है तो बड़ा आ बनता है, बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ बनता है। अब दूसरा नियम यहाँ दिया हुआ है कि जब छोटी ई या बड़ी ई, जब बड़ी ई या छोटी ई से मिलती है तो वहां पर बड़ी ई बनती है। वैसे ही ऊ का नियम दिया है, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर बड़ा ऊ बनता है। वैसे ही जब छोटी री और बड़ी री हो या फिर छोटी री और बड़ी री आए धन के बाद, तो वहां पर बड़ी री बनती है। तो इस प्रकार नियमों से हमने जाना कि जब भी किसी भी स्वर का, चाहे वो हर्ष हो या दीर्घ हो, वो धन से पहले आए या धन के बाद आए, वहां पर जो मात्रा लगेगी वो दीर्घ की ही लगेगी, वहां पर जो स्वर आएगा वो दीर्घ का ही आएगा। और उदाहरण की मदद से इन्हें हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखते हैं इनके उदाहरण दिए हुए हैं। पहला दिया है धर्म धन अर्थ बराबर बनता है धर्मार्थ। अब यदि ये शब्द या संधि विक्षेप हमें ऐसे दिया हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो देख लेते हैं कि जब ये धर्म जो लिखा हुआ है इसमें छोटा अ यहाँ पर है और अगला वर्ण देखते हैं दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें ये छोटा अ नजर आ रहा है। तो जब छोटा आ और छोटा आ यानी कि जब हर्ष अ और हर्ष अ जब मिलते हैं तब दीर्घ आ बनता है। तो जब हर्ष अ और हर्ष अ मिले तो यहाँ पर दीर्घ आ बना। तो इस प्रकार अभी हमने देखा, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि या तो हर्ष आ आए या फिर दीर्घ आ आए या हर्ष आ आए और उसके बाद भी अगर हर्ष आ आता है तो वहां पर दीर्घ ही बनता है, दीर्घ का ही स्वर लगता है। आगे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिया हुआ है कुश दिया हुआ है। अब श के साथ यहाँ पर जो कुश दिया है यहाँ पर हर्ष आ लगा हुआ है। जब हर्ष आ दीर्घ आ से मिलता है तब भी यहाँ पर जो स्वर आता है वो दीर्घ आ का ही आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया हुआ है विद्या धन अर्थी। यहाँ पर ये विद्या लिखा हुआ है, आ का स्वर आ रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है। जब दीर्घ अ हर्ष आ से जब मिलता है तब भी क्या बनता है, तब भी दीर्घ आ बनता है। आगे देखते हैं, 14 एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब विद्या धन आलय, विद्या में यहाँ पर दीर्घ आ रहा है और इसके साथ यहाँ पर भी अगले वर्ण में, अगले
बनता है। तो इस प्रकार ये जो दीर्घ संधि के जो नियम दिए गए थे उसमें हमने ये जाना कि जब भी कोई संधि विच्छेद हमें दिया हुआ है तो वहां पर ह्रस्व आ आए या फिर दीर्घ आ आए, उसमें जो स्वर लगेगा, उसमें जो मात्रा लगेगी वो दीर्घ स्वर की ही लगेगी। आगे कुछ और उदाहरण हमें दिए हुए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार आता है कि शब्द दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए और पहचान कीजिए कि ये कौन सी संधि है। तो ये भी हम देख लेते हैं। यह तो उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है उत्तमांग। अब ये जो शब्द हमें दिया है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? तो देख लेते हैं कि जब हम इस शब्द का उत्तमांग जो शब्द दिया है, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है उत्तम धन अंग। ये हमने इसका संधि विच्छेद किया। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है? तो देख लेते हैं। ये जो शब्द यहाँ दिया हुआ है उत्तम, इसके आखिरी का जो वर्ण दिया है उसे देखते हैं तो यहाँ पर ह्रस्व आ आया हुआ है, और आगे वाला वर्ण देखते हैं तो यहाँ भी ह्रस्व आ आया हुआ है। और अभी हमने दीर्घ संधि के नियम में पढ़ा था कि जब कभी कहीं पर भी ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए तो वहां पर दीर्घ आ का स्वर ही लगता है, दीर्घ आ की मात्रा ही लगती है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने जाना कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण दिया हुआ है पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब आता है पुस्तक धन आलय। अब हम देखते हैं ये जो पहला शब्द दिया है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और जो दूसरा शब्द दिया जाता है उसका प्रथम वर्ण देखते हैं। तो पुस्तक शब्द का जो अंतिम वर्ण है का यहाँ पर ह्रस्व आ आया हुआ है, और आगे देखते हैं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं तो यहाँ पर दीर्घ आ आया हुआ है। और दीर्घ संधि के नियम के अनुसार या छोटा आ आए या फिर बड़ा आ आए, यानी कि ह्रस्व आ आए या फिर दीर्घ आ आए, स्वर दीर्घ आ का ही लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दीर्घ आ आया। आगे देखते हैं। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है कदापि। कदापि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है कदा धन अपि। और जैसे कि अभी हमने जाना कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें जो हमें संधि विच्छेद करने के बाद जो दो शब्द प्राप्त होते हैं, उन दो शब्द में जो पहला शब्द होता है उसका हम अंतिम वर्ण देखते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसका हम प्रथम वर्ण देखते हैं। अब यहाँ जैसा कि हमें पता चल रहा है कि कदा लिखा हुआ है, तो कदा में दीर्घ आ का स्वर है और अपि में ह्रस्व आ का स्वर है। इस प्रकार जो दीर्घ संधि का नियम है उसमें बताया ही गया है। जब प्रथम जो शब्द दिया है, अगर प्रथम शब्द में दीर्घ आ आए या फिर ह्रस्व आ आए, और जो दूसरा शब्द दिया है दूसरे शब्द में दीर्घ आ आए या फिर ह्रस्व आ आए, स्वर दीर्घ आ का ही आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर दीर्घ आ और ह्रस्व आ आया है तो स्वर दीर्घ आ का ही आएगा। तो इस प्रकार एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि जब भी दीर्घ आ आए या फिर ह्रस्व आ आए, मात्रा दीर्घ आ की ही लगेगी। अब इसके आगे हम जानेंगे, ये जो अभी हमने देखा कि मूल स्वरों के माध्यम से ये संधि बनी हुई है, तो अभी हमने अ के बारे में जाना। अब हम ई के बारे में, ह्रस्व ई के बारे में जानेंगे कि इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार करी जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। दिया हुआ है अति धन इव बराबर अतीव। तो यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं अति में ह्रस्व ई, धन इव में ह्रस्व ई। और जैसा कि हमने दीर्घ संधि के नियम में पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, जो मात्रा लगती है वो दीर्घ स्वर की ही लगती है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही ह्रस्व ई है तो यहाँ पर दीर्घ ई हो जाएगा। देखते हैं अगला उदाहरण दिया हुआ है कपि धन ईस बराबर होता है कपीस। तो जैसा कि हमने अभी पहले जाना था कि कोई भी पहला शब्द जो दिया होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कपि, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर आएगा ह्रस्व ई।
जब हर्ष ई और दीर्घ ई जब मिलते हैं तब भी दीर्घ ई बनती है। आगे देखते हैं, दिया हुआ है महती धन इच्छा बराबर होता है महती इच्छा। तो ये किस प्रकार बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने जाना कि इसका अंतिम वर्ण देखते हैं और इसका प्रथम वर्ण देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि महती में दीर्घ ई दिया हुआ है और इच्छा में हर्ष ई दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा दीर्घ ई, जिस प्रकार बना महती इच्छा। अगला उदाहरण दिया हुआ है, रजनी धन ईस बराबर होता है रजनीश। रजनी शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पर दीर्घ ई आया हुआ है और ई शब्द जो दिया है यहाँ पर भी दीर्घ ई आया हुआ है। और जैसा कि हमने दीर्घ संधि के नियम में पढ़ा था कि हर्ष ई आए या दीर्घ ई आए, जो स्वर आएगा, जो मात्रा लगेगी वो दीर्घ ई की ही लगेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर बना रजनीश, तो यहाँ पर दीर्घ ई आया। आगे देखते हैं, तीसरा जो हमारा मूल स्वर है उ, इससे किस प्रकार संधि बनती है। तो जैसा कि यहाँ दिया है गुरु धन उपदेश बराबर होता है गुरु उपदेश। तो ये जो मात्रा लगी हुई है ये हर्ष उ की है। हर्ष उ और हर्ष उ जब मिलते हैं तब दीर्घ उ बनता है। वैसे ही अगला उदाहरण दिया हुआ है, बधु धन उत्सव बराबर बना बधु उत्सव। तो जैसा कि नियम में बताया है यहाँ पर बड़े ऊ की यानी कि दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है। दीर्घ ऊ धन हर्ष ऊ बराबर बनता है दीर्घ ऊ। अगला उदाहरण दिया हुआ है, भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। तो यहाँ पर भी दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया है और ऊर्ध्व में भी दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया है। तो दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर भी दीर्घ ऊ ही बनाते हैं। तो इस प्रकार दीर्घ संधि में हमने जाना कि जब भी हर्ष स्वर दिया जाए और हर्ष स्वर के बाद जो अगला शब्द जो दिया हुआ है उसमें दीर्घ स्वर दिया जाए तो तब भी जो मात्रा आती है, जो स्वर आता है वो दीर्घ स्वर ही आता है। और देखते हैं चौथा जो स्वर हमारा दिया हुआ है री। री के बारे में हम जानेंगे कि जब हर्ष री और दीर्घ ई आए तब भी दीर्घ री का ही प्रयोग होता है और दीर्घ री का प्रयोग संस्कृत में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।